वेलकम टू द लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स। मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ एक बार फिर आई हूँ आप सबके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, जिसके ऊपर कई बार हम लोगों को रेलेवेंट इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलता है, समझ नहीं आता है कि कौन सी डायरेक्शन से शुरू करें एंड रेलेवेंट गाइडेंस नहीं मिलती है। सो लॉ वाला के माध्यम से हमारा हमेशा ही एम ये रहता है कि हम लोग आपकी जो लॉ की जर्नी है, जहाँ पे आप जुडिशरी को लेके अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं और आपको कुछ हेल्प की जरूरत है, तो हमारा हमेशा से मोटिव यही रहा है दैट हम आपकी वहां पे हेल्प करें, हम वहां पे आके आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करें सो दैट आपका जो ये करियर है इट शुड बी अ किक स्टार्ट एंड आप बहुत अच्छे से एक्सेल करें, आप बहुत अच्छे से उसमें ग्रो करें एंड इवेंचुअली यू बिकम जुडिशियल ऑफिसर, जो आपका और आपकी फैमिली का ड्रीम है। सो जजमेंट राइटिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है एंड समझ नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें। तो आपको क्या ध्यान रखना है, जजमेंट राइटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज बहुत सारी स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में जजमेंट राइटिंग का पेपर आता है मेंस राइटिंग के साथ, तो ये काफी रेलेवेंट हो जाता है एंड जजमेंट राइटिंग लिखने की हमें आदत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? बिकॉज ऑब्वियसली हम लोगों ने पहले स्कूल में, कॉलेज में कहीं पे जजमेंट्स नहीं लिखी होती हैं। सो आपको ये चीज इनकलकेट करनी पड़ती है, यू हैव टू डेवलप दिस हैबिट विद इन यू। एंड ये डेवलप कैसे होगी? ये डेवलप होगी जब आप प्रैक्टिस और प्रैक्टिस करेंगे। सो हार्ड वर्क तो आपको करना ही है, बट हार्ड वर्क के साथ साथ आपको क्या करना है? स्मार्ट वर्क भी करना है, बिकॉज ये जो जजमेंट राइटिंग है इसमें आप अपने आप अज्यूम करते हो दैट यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर, यू आर सिटिंग इन द कैपेसिटी ऑफ अ जुडिशियल ऑफिसर एंड यू आर appreciating the facts and evidences जो भी क्वेश्चन में आपके सामने आते हैं उनके बेसिस पे, सिविल हो या फिर क्रिमिनल हो, आपको जजमेंट लिखनी पड़ती है, आपको लॉ का इस्तेमाल करना पड़ता है, एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड, आपको एप्लीकेशन ऑफ लॉ यूज करना पड़ता है एंड उसके बेसिस पे अपना डिसीजन देना पड़ता है, जो एक क्या होना चाहिए? रीजन्ड ऑर्डर होना चाहिए। जब मैं बोलती हूँ रीजन्ड ऑर्डर, तो मेरा क्या मतलब है इस रीजन्ड ऑर्डर से? इस रीजन्ड ऑर्डर का मतलब है कि जो ये जजमेंट आ रही है उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, कोई रीजनिंग होनी जरूरी है। अगर ये नहीं है देन दैट विल नॉट बी अ गुड आंसर एंड ऑब्वियसली यू विल नॉट फेच गुड मार्क्स इन दैट। ऑल्सो स्टूडेंट्स, बहुत जरूरी है ये चीज समझना कि एक जो एजुकेटर है, एक जो टीचर है आपकी जिंदगी में, वो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे सकता है। दैट टीचर और एजुकेटर कैन जस्ट गिव यू अ डायरेक्शन। हाउएवर हार्ड वर्क करना, स्मार्ट वर्क करना, मेहनत करना, परिश्रम करना आपका काम है। सो वी एट लॉ वाला, वी द एजुकेटर्स एट लॉ वाला try to give you directions, try to give you guidance, try to give you a path, but उस पाथ पे चलना तो आपको ही है। तो आपको घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना, ये नहीं सोचना कि ओहो अब ये जजमेंट राइटिंग हम कैसे करेंगे। हम लोग हैं, हम लोग आपको गाइडेंस देंगे एंड बाद में प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा राइटिंग स्किल को आप करते चलोगे, उतना ज्यादा आपकी जो क्वालिटी है आंसर्स की वो इनहैंस हो जाएगी एंड इट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। सो बेसिकली होता क्या है कि बच्चे हमेशा बैराक पढ़ने में लगे रहते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ने में लगे रहते हैं, बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं। कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूजन है एंड एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब पेपर आएगा, पेपर एग्जामिनेशन हॉल में, आई विल बी एबल टू राइट द आंसर्स ऑटोमेटिकली बिकॉज मैं तो बचपन से आंसर्स लिख रहा हूँ। पहले स्कूल में आंसर्स लिखता था, फिर मैं कॉलेज में आंसर्स लिखता था, एलएलबी में भी मैंने आंसर्स लिखे, कौन सी बड़ी बात है? आंसर्स ही तो लिखने हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई, एंड ये बात मैंने कई बार बहुत सारे सेशंस में क्लैरिफाई भी करी है, एलएलबी में लिखना आंसर्स और स्टेट जुडिशरी एग्जाम के लिए आंसर्स लिखना इज टू वेरी डिफरेंट थिंग्स एंड दे आर पोल्स अपार्ट। हम लोग एलएलबी में जो आंसर्स लिखते हैं वो मोटे मोटे आंसर्स, बड़े बड़े आंसर्स, शीट्स भरते जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट के ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो सब लिख देते हैं। अगर अरेस्ट की बात करें तो अरेस्ट के ऊपर जितने सेक्शंस मुझे आते हैं सब लिख देते हैं, जितने केस लॉज आते हैं सब लिख देते हैं। स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स, चाहे फिर वो मेंस हो या फिर वो आपका जो जजमेंट राइटिंग हो, इसमें आपको जो आता है वो सब नहीं लिख के आना है,
आपको वो लिख के आना है जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है। सो यू हैव टू फिल्टर आउट द कंटेंट। हो सकता है आपको 25 मार्क का क्वेश्चन में आपको 25 पेजेस का आंसर आता है, आपको 25 पेज नहीं लिख के आने। ना तो आपके पास टाइम है पेपर में, ना आपके एग्जामिनर के पास टाइम है कि वो इतने सारे आंसर में से आपका एक्चुअल जो पॉइंट है उसको ढूंढे। सो यू हैव टू हाईलाइट योर आंसर, you have to make it visible, you have to make it visible. I always used to say in the mains answer series that आपका आंसर क्या होना चाहिए, precise होना चाहिए, desirable होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है then you will not fetch good marks. crisp होना बहुत जरूरी है। आपको वो जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करेगा उसका काम इजी करना है, ना कि उसका काम मुश्किल करना है। जब आप उसका काम इजी कर दोगे और वो इतने सारी कॉपीज को चेक कर रहा होगा, दैट एग्जामिनर विल फील व्हाट, विल फील हैप्पी एंड विल understand that you have proper concept clarity, you have proper concept clarity, you have done the application of mind and you are a fit candidate who can be a judicial officer. सो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है। जजमेंट राइटिंग के आज की इस सेशन में हम लोग टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करेंगे, जजमेंट राइटिंग क्या होता है वो बात करेंगे, कैसे कुछ आपका फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या चीजें लिखनी जरूरी है, क्या क्या इसेंशियल्स है। सो ये एक प्रॉपर गाइडेंस, जैसे आप कह सकते हो, दिस विल बी अ गाइडेंस सेशन फॉर ऑल ऑफ यू वेयर इन यू विल अंडरस्टैंड दैट जजमेंट राइटिंग में किन किन बातों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है कि बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे जुडिशरी एग्जाम्स के, जहाँ पे आपकी लीगल नॉलेज चेक करी जाती है, इंग्लिश चेक करी जाती है, आपका करंट अफेयर्स चेक करा जाता है, लॉ के सब्जेक्ट्स, कितने सारे सब्जेक्ट्स है, इतना वास्ट सिलेबस होता है, वो सब चेक किया जाता है। बट उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट टॉपिक जो होता है वो होता है आपके मेंस के एग्जामिनेशन में जजमेंट राइटिंग। ये पैटर्न सारे स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स में फॉलो नहीं होता है, बट कई स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स जैसे एमपी, राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बहुत सारे और, वहां पे जजमेंट राइटिंग का पेपर होता है। तो क्या ध्यान रखने की बात है, ध्यान ये रखना है आपको कि जब आप अपना मेंस की तैयारी कर रहे हो तो सिर्फ लॉ सब्जेक्ट को नहीं पढ़ना है, आपको जजमेंट राइटिंग की भी प्रैक्टिस करनी है। एक चीज और जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको मेंस की तैयारी डे 1 से स्टार्ट करनी है, क्योंकि कितना सब कुछ राइटिंग का है, एक दिन में तो सब कुछ नहीं लिख लोगे ना। तो डे 1 से आपको स्टार्ट करना है एंड देन ओनली यू विल रीच द मेन स्टेज। जब आप अपना बीच में पीटी क्लियर भी कर लोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। सो मेंस की तैयारी पीटी क्लियर होने के बाद शुरू नहीं करनी है, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच, दैट इज अ नो। So you have to start it from day 1, you have to keep practicing, writing practice करनी है, writing practice करके जब आप day 1 पे लिखोगे और उसके बाद आप 45th डे पे लिखोगे ना, तो आपको पता चलेगा दैट आपके आंसर की क्वालिटी कितनी इनहैंस हो चुकी है। आपको खुद से रियलाइज होगा दैट यू आर राइटिंग ब्यूटिफुल आंसर्स एंड दैट विल गिव यू एन एज ओवर द अदर स्टूडेंट्स। ओके, जब हम बात करते हैं जजमेंट राइटिंग के डिफरेंट टाइप्स की, तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है आपका सिविल और एक होता है क्रिमिनल। क्रिमिनल जजमेंट राइटिंग में आपको चार्जेस फ्रेम करने होते हैं, जिसमें आप फैक्ट्स जो आपको क्वेश्चन में दिए होते हैं आप उनको इवेल्युएट करते हो और उसके हिसाब से चार्ज फ्रेम करते हो। जैसे अगर हम बात करें कि हम लोग कहते हैं 299 और 300 आईपीसी के अंदर, जब हम 299 और 300 की बात करते हैं तो हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर और मर्डर की बात करते हैं। बट जब हम बताएं कि इनका चार्ज कौन से सेक्शन में लगता है, तो 300 आपका जो मर्डर का चार्ज है वो 302 में लगता है और इसका 304 में लगता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि चार्ज वाले सेक्शंस, मतलब जहां पे पनिशमेंट दी हुई है वो वाले सेक्शंस को अच्छे से क्लियरिटी के साथ आपको पढ़ना है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल। सो जब आपके पास फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, उसके बेसिस पे आपको चार्ज फ्रेम करना होता है जब हम क्रिमिनल जजमेंट की बात करते हैं। वेयरएज जब हम सिविल जजमेंट की बात करते हैं वहां पे आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं। बेसिकली आपको क्या देखना होता है कि क्या क्वेश्चंस है, क्या मूट पॉइंट्स हैं जो एज अ जज आपको डिसाइड करने होंगे। सो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होता है सिविल जजमेंट में एंड फ्रेमिंग ऑफ चार्ज होता है आपका क्रिमिनल जजमेंट में।
दोनों बहुत ही ज्यादा इजी और आइडेंटिकल लगते हैं, बट दोनों का थोड़ा सा राइटिंग पैटर्न्स डिफरेंट होते हैं। आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो मेरी सजेशन ये रहेगी कि दोनों क्रिमिनल एंड सिविल जजमेंट्स को पढ़ना शुरू कर दो। जब हम लोग बचपन में बोलते थे कि न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो, लैंग्वेज अच्छी होती है, वोकैबुलरी बढ़ती है, इंग्लिश इंप्रूव होती है, so that a lot of students will appreciate the fact that that is actually true. When you read a newspaper, you try to understand the newspaper. आपको बहुत ज्यादा वोकैबुलरी में हेल्प होती है, लैंग्वेज में हेल्प होती है, क्वालिटी ऑफ लैंग्वेज आपकी इंप्रूव होती है। सिमिलरली अगर आपको जजमेंट्स लिखनी है तो आप बहुत सारी अच्छे अच्छे जजेस की जजमेंट्स पढ़ें, जिससे कि आपको समझ आए कि जजेस किस तरीके से अपनी जजमेंट्स को पेश करते हैं, एंड आपको भी सिमिलर फैशन में अपने पेपर में लिखना होगा। कंटेंट्स क्या होने चाहिए एक जजमेंट के? सबसे पहले टाइटल की बात करें, जजमेंट को नेम ऑफ द कोर्ट होना चाहिए, जैसे कि होता है इन द कोर्ट ऑफ प्रिंसिपल जज जौन सी भी डिस्ट्रिक्ट है, मान लो साउथ डिस्ट्रिक्ट है, साकेत कोर्ट्स न्यू दिल्ली। तो जो भी हमारे कोर्ट का नाम है, सिमिलरली अगर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट है 30 हजारी कोर्ट, मैं एक एग्जाम्पल के तरीके से दे रही हूँ। डेजिग्नेशन ऑफ द जज होना जरूरी है, यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल जज लिखा जो कि फैमिली कोर्ट में बैठते हैं। सिमिलरली अगर आपका एक 138 NI एक्ट का केस है तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट आ जाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट जजेस की डेजिग्नेशन है जिसको लिखना जरूरी है। प्लेस ऑफ द कोर्ट, ये कोर्ट कहाँ पे है? साउथ डिस्ट्रिक्ट का कोर्ट है, साकेत कोर्ट है, नई दिल्ली में है। सो ये होना बहुत जरूरी है। आपका टाइटल ऑफ द जजमेंट चाहे सिविल जजमेंट हो या फिर क्रिमिनल जजमेंट हो, टाइटल लिखना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये सिविल जजमेंट है तो कैंडिडेट को सिविल सूट नंबर और डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन भी लिखना चाहिए। तो जैसे आप क्या लिखोगे, सिविल सूट नंबर, केस का नंबर क्या है, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन क्या है आपका, किस दिन पे ये सूट को इंस्टीट्यूट किया था, और डेट ऑफ जजमेंट क्या है, ये होना जरूरी है। और अगर ये एक FIR केस है, एक क्रिमिनल केस है, तो आपको लिखना होगा FIR नंबर, पुलिस स्टेशन कौन सा है, कौन सा थाना है, जैसे 14/2021, मतलब FIR नंबर 14/2021 है, GK का थाना है, और आपका डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन कब है, कब कौन से दिन की ये FIR है। सो सिविल और क्रिमिनल जजमेंट के हिसाब से आपका वो डिफर करेगा कि आपको क्या लिखना है, बट टाइटल दोनों में होगा। अगर सिविल है तो सिविल सूट नंबर, डेट ऑफ इंस्टीट्यूशन एंड डेट ऑफ जजमेंट आ जाएगा, और अगर क्रिमिनल है तो FIR नंबर आ जाएगा। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। ओके, फैक्ट्स की बात करें तो कैंडिडेट को ये देखना है कि जो जजमेंट है उसमें जो भी एडमिटेड फैक्ट्स हैं, अगर फैक्ट में लिखा हुआ है कि H&W की मैरिज हुई और उनका एक बच्चा है, एक सन है, सो दिस इज एन एडमिटेड फैक्ट, तो उसको आप सबसे पहले लिख दो। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग दैट नीड्स टू बी डन बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग इज टू हाईलाइट कि क्या क्या फैक्ट्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, इशू के अंदर छोटा सा ब्रीफली देखो, वैसे भी फैक्ट्स आपके क्वेश्चन के अंदर तो हैं, बट एज अ जज व्हेन यू आर अप्रिशिएटिंग दीज फैक्ट्स, आपको ब्रीफली लिखना है कि एडमिटेड फैक्ट्स क्या है कि इन दोनों की शादी हुई हुई थी एंड इनका एक बच्चा है, ये एक एडमिटेड फैक्ट है। और इसके बाद आपको क्या लिखना है, आपको हाईलाइट करना है जो भी फैक्ट आपके इश्यूज के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन योर प्रॉब्लम, जो भी आपका क्वेश्चन है, आप 2-3 पैराग्राफ्स में अपने फैक्ट्स को लिख देंगे। जब फैक्ट्स को ब्रीफली लिख देंगे, उसके बाद सिविल जजमेंट होगी तो आपको क्या करना है, आप इश्यूज फ्रेम करने हैं, और अगर क्रिमिनल जजमेंट है तो आपको क्या फ्रेम करना है, चार्ज फ्रेम करना है। जब इश्यूज की बात करते हैं तो इश्यूज इन्वॉल्व, जैसे कि अगर एक प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है तो आप कैसे करोगे, जैसे कि वेदर द प्लेंटिफ इज द एक्चुअल एंड लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, एंड साथ में आप क्या लिखोगे, OPP। OPP का क्या मतलब है, ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन द प्लेंटिफ। सो दो चीजें ध्यान रखनी है, OPP विच इज ओनर्स ऑफ प्रूफ, कौन प्रूव करेगा इस बात को, ऑफ प्लेंटिफ, एंड OPD ओनर्स ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट।
तो क्या ध्यान रखना होता है, और आपको अगर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो या आप लोगों को चांस मिला है, आपने इंटर्नशिप करी है कोर्ट्स के अंदर, तो आपको पता होगा कि कोर्ट के अंदर जज साहब प्रपोज्ड इश्यूज भी मांगते हैं। तो दोनों पार्टी से उनके प्रपोज्ड इश्यूज भी मांगते हैं और उनके बेसिस पे भी वो इश्यूज फ्रेम करते हैं। तो ऐसे ऐसे आपको मूट पॉइंट जो आपके क्वेश्चंस हैं फैक्ट के बेसिस पे, आपको अपना दिमाग इस्तेमाल करके आपको करेक्ट आइडेंटिफाई करने हैं क्वेश्चंस। अगर आप रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन कर देते हो तो पूरा कोर्स का जो आपका पैटर्न है, जो पूरा आपका फ्लो है, जो पूरा आपका केस को डिसाइड करने का कोर्स है, वो खराब हो जाएगा। सो यू हैव टू यूज योर लॉजिक, यू हैव टू यूज लीगल लॉजिक, यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या लॉ एप्लीकेबल होगा, एंड सिमिलरली आपको इश्यूज फ्रेम करने हैं। और अगर हम चार्ज की बात करें तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्शंस इन्वॉल्व होंगे और क्या चार्ज फ्रेम होगा, क्या लॉ अप्लाई करेगा, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम द चार्ज और यू हैव टू फ्रेम द इश्यूज। सो इन केस यू कैन नॉट डिसाइड, आपको कंफ्यूजन हो रही है, आप दोबारा से फैक्ट्स को पढ़ें, आप क्या ना हो, नर्वस ना हो, एंड आप पैनिक ना करें। डोंट पैनिक। कई बार क्या होता है, एक बारी में हमें बात समझ नहीं आती है, मल्टीपल टाइम्स जब ठंडे दिमाग से उस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो धीरे धीरे उस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें एंड आप अपने इश्यूज फ्रेम करें या फिर चार्ज फ्रेम करें। अब आपको क्या करना है, एविडेंस एंड लॉ को पढ़ना है। अब जरूरी है कि अगर कोई भी एनेक्स्चर्स प्रोवाइडेड है क्वेश्चन पेपर में, मतलब एनेक्स्चर मतलब आपका कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड हैं, तो आपको क्या देखना है, उनके बारे में मेंशन करना है, उनका जिक्र करना है कि क्या वो एक सेल डीड है, क्या वो एक डॉक्टर की टेस्टिमनी है, या फिर क्या वो एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। So you will have to appreciate these annexures which have been provided, and उसके basis पे आपको law को देखना है कि क्या law apply करेगा to settle these issues or to decide the conviction. So you have to cite that and accordingly you have to decide. Ratio decidendi क्या होता है, बहुत ही ज्यादा important and crucial step होता है, जो आपकी basically आपकी reasoning है judgment की। आप judgment क्या दे रहे हो, convict कर रहे हो या फिर acquit कर रहे हो किसी को, आप कन्विक्ट कर रहे हो या अक्विट कर रहे हो, ये किसके बेसिस पे है, आपका लॉजिक क्या है, आपकी लीगल रीजनिंग क्या है, और आप कैसे उस कंक्लूजन तक पहुंचे हो। सिर्फ वही जरूरी नहीं है कन्विक्शन एंड अक्विटल, आपको एक्चुअली उसको रीजन जजमेंट के फॉर्म से समझाना पड़ेगा कि व्हाई आर यू सेइंग दिस थिंग एंड कैसे ये चीज प्रूव हो रही है। तो बहुत जरूरी है कि आपका जो भी जजमेंट हो उसका आपका क्या जरूरी है, रेशियो डेसिडेंडी जरूरी है, क्या रीजनिंग है वो जरूरी है। ठीक है, रीजनिंग जो भी आप प्रोवाइड करते हो लॉजिकल होनी चाहिए, उसको आपको कोशिश करके प्रेसिडेंट्स के साथ सपोर्ट करना है। प्रेसिडेंट क्या हो गए, जो ऑलरेडी सेटल्ड लॉ है, ऑलरेडी सेटल्ड लॉ है, उसके साथ आपको करना जरूरी है। कैंडिडेट को अपना माइंड यूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर डूइंग जजमेंट राइटिंग। आपको फैक्ट्स को इवैल्यूएट करना है, इश्यूज फ्रेम करने हैं, चार्जेस फ्रेम करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली लॉ को समझाते हुए कि कौन से सेक्शन अप्लाई कर रहे हैं, आपको एक रीजन्ड ऑर्डर देना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि क्या इसेंशियल एलिमेंट्स होने चाहिए एक जजमेंट में। तो एक इसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या होने जरूरी हैं वो पढ़ना जरूरी है आपके लिए जब आप बात कर रहे हो कि आपको जजमेंट राइटिंग का पेपर अटेम्प्ट करना है। तो जजमेंट क्या होती है, बेसिकली जब हम लॉ को अप्लाई करते हैं फैक्ट्स के ऊपर, एक स्टोरी दी हुई है उसके ऊपर जब आप लॉ को अप्लाई करते हो, अल्टीमेटली जो जज का डिसीजन होता है, जब वो सारे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को कंसिडर करता है, एविडेंस को कंसिडर करता है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के काउंसिल्स की आर्ग्यूमेंट को कंसिडर करता है, उसके बाद जब वो इस कॉन्ट्रोवर्सी को, जब इस वो डिस्प्यूट को एंड कर रहा है और वो क्या डिसीजन दे रहा है, दैट इज बेसिकली वेयर द जजमेंट कम्स इनटू द पिक्चर। सो सेक्शन 2 सब क्लॉज 9 सीपीसी की अगर हम बात करें, वो जजमेंट को डिफाइन भी करता है। वो क्या कहता है, एक स्टेटमेंट जो कि जज देता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ अ डिक्री या फिर ऑर्डर, बट ऐसा कोई कॉरेस्पॉन्डिंग डेफिनेशन हमारे सीआरपीसी के अंदर नहीं दी हुई। बट आपको क्या देखना है कि जब आप ये जस्टिस को डिलीवर कर रहे हो, जब आप जजमेंट को दे रहे हो, आपको टाइम का भी बहुत ध्यान रखना है। अगर हम आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपके पास लिमिटेड टाइम होता है, और अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो आपने सुना होगा जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। अगर आप जस्टिस
टाइम से नहीं कर रहे हो तो वो जस्टिस डिनाइड है। कई बार लिटिगेशन में इतना ज्यादा बर्डन हो चुका है जुडिशरी के ऊपर दैट एक्चुअली में जब जजमेंट आती है तब तक वो इंसान मर चुका होता है। तो क्या फायदा होगा ऐसी जजमेंट का? So you have to understand that time is very crucial, time is very important and आपको best possible manner में ध्यान रखना है कि जो facts and circumstances आपके सामने आए हैं, जो evidence आपके सामने आए हैं, आपको उसको जल्द से जल्द क्या करना है, decide करना है। Whatever findings are reached by the judge at the end of the proceedings of an original suit या फिर trial या फिर appeal या फिर revision या फिर कोई भी टाइप का केस है, आपको जल्द से जल्द उसको speedy manner में decide करना है। तो सबसे पहले बिगनिंग ऑफ द जजमेंट की बात करें तो मैंने आपको बताया नेम ऑफ द कोर्ट, टाइटल एंड नंबर ऑफ द केस होना जरूरी है। इनका होना बहुत जरूरी है। डेजिग्नेशन जज की होना जरूरी है बताना कि मैटर किस चीज को पर्टेन करता है एंड किस कोर्ट एंड जज से डिसाइड किया गया। कई बार ये भी होता है जब हम लिटिगेशन की बात करें तो कोर्ट 1 में मैटर इंस्टीट्यूट होता है बट जज की ट्रांसफर होते हुए, मैटर की ट्रांसफर होते हुए, मल्टीपल कोर्ट से जाते हुए ये कोर्ट 5 में जाके डिसाइड होता है। तो आपको जरूरी है कि बताना कि कोर्ट कौन सी कोर्ट ने डिसाइड किया है मैटर, ठीक है। जरूरी है बताना कि किस दिन पे जजमेंट हुई है। डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ जजमेंट बहुत जरूरी होता है क्योंकि इसी डेट से आपका लिमिटेशन पीरियड कैलकुलेट किया जाता है जहां पे अपील अगर किसी को करनी है, रिविजन करनी है, इस ऑर्डर को चैलेंज करना है तो ये जो डेट ऑफ डिलीवरी है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट हो जाती है। बिफोर ओपनिंग द जजमेंट आपको क्या जरूरी है, आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, केस हिस्ट्री दें, थोड़ा सा फैक्ट्स बताएं, सिविल हो या क्रिमिनल हो, किस स्टेज पे है ये, क्या ये ट्रायल है क्रिमिनल या फिर ये ओरिजिनल सूट है, ये एक अपील है जो कौन से केस से अराइज करती है, क्या ये रिविजन है, एंड अगर ये ट्रायल है तो क्या ये एक रेगुलर है, रेगुलर नेचर ऑफ कोर्स में है या फिर समरी ट्रायल है या फिर मिसलेनियस नेचर है। आपको जरूरी है इवन इफ अगर आप एक एप्लीकेशन के ऊपर ऑर्डर देते हो तो उसमें भी थोड़ा सा हिस्ट्री देना, थोड़ा सा बैकग्राउंड फैक्ट्स देना जरूरी हो जाता है जिससे कि जो बंदा सिर्फ आपका ऑर्डर पढ़ रहा है, सिर्फ आपकी जजमेंट पढ़ रहा है, वो क्या करेगा, वो समझ जाएगा कि क्या बोलना चाह रहे हो। तो इफ इट इज नॉट एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ये इंडिकेट करना चाहिए कि क्या ये अपील है, क्या ये रिविजन है और ये कौन से सूट से अराइज करता है। प्लेंटिफ का केस, पिटिशनर का केस या फिर एपेलेंट का केस ब्रीफली समझाना चाहिए एंड उसके बाद उसकी प्लीडिंग्स के बारे में हल्का सा मेंशन करके आपको एक सिंपल नरेशन करते हुए जो रिस्पोंडेंट है उसके बारे में बात करनी चाहिए कि उसकी क्या कंटेंशंस है। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को नोटिस करना चाहिए सारे रेलेवेंट फैक्ट्स। सो यू एज अ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन हॉल आपको सारे फैक्ट्स जो भी आपके सामने क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं आपको उनको अप्रिशिएट करना है, बट ये नहीं होना चाहिए कि आप वही सेम चीज को लूप में बार बार बोल रहे हो। सो रेपिटेशन नहीं होना चाहिए, अननेसेसरी फैक्ट्स के बारे में मेंशन नहीं होना चाहिए। आपको अपना टाइम बचाना है, यू हैव टू सेव योर टाइम। सो इट इज योर डिस्क्रिशन कि आप कैसे अपने टाइम का अच्छे से उपयोग करेंगे एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे। इश्यूज एंड पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको फ्रेम करने हैं। इश्यूज जब हम सीपीसी की बात करें, सिविल की बात करें और क्रिमिनल की बात करें तो चार्ज फ्रेम करना है। तो बेसिकली जो हमारा पूरे के पूरे केस का जो रेलेवेंट पॉइंट है, जो पेरिफेरी है, जो मूड पॉइंट है वो आपको डिसाइड करना है एंड अकॉर्डिंगली इस क्वेश्चंस को आपको डिसाइड करना होगा एज द एविडेंस हैज बीन लेड। जिस जो एविडेंस है या फिर जो काउंसिल्स की आर्ग्यूमेंट्स दी हुई हैं उनके बेसिस पे आपको जो आपका क्वेश्चंस हैं, इश्यूज हैं, चार्जेस हैं उनको डिसाइड करना होगा। जब ऑर्डर 14 सीपीसी की बात करें वो क्या कहता है कि फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज होने चाहिए, किसके बेसिस पे, जो असर्शंस और डिनायल्स दिए गए हैं पार्टीज के द्वारा प्लीडिंग्स में। तो बेसिकली जो भी पार्टीज ने प्लीड किया है अपनी प्लेंट में या फिर अपने रिटन स्टेटमेंट में उसके बेसिस पे आप क्या करोगे, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज करोगे। जब हम सेक्शन 354 सीआरपीसी की बात करते हैं तो जजमेंट क्या बोलती है कि आपका पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन होना चाहिए जिससे कि आपका डिसीजन आ सके एंड एक जस्ट डिसीजन आ सके। फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज सिविल सूट की बात करें और चार्जेस क्रिमिनल कोर्ट की बात करें, ये दोनों रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ है एंड इसको फॉर्मुलेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कोर्ट को फोकस्ड रहना है कि क्या क्वेश्चन ऑफ लॉ है, क्या फैक्ट्स हैं, उसके बेसिस पे इन चीजों को डिसाइड करना है। जब हम बात करते हैं एविडेंस की
तो एविडेंस दो प्रकार का हो सकता है, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो दोनों को ही कंसिडर करना जरूरी है। ओरल एविडेंस की बात करें तो टेस्टिमनीज की बात करते हैं, जहां पे हम लिखते हैं PW1 जो कि हो गया आपका प्लेंटिफ विटनेस नंबर 1, DW1 हो गया आपका डिफेंडेंट विटनेस नंबर 1। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करें उसको एग्जिबिट किया जाता है, एग्जिबिट D1, एग्जिबिट P1, एग्जिबिट C1, जैसे भी आपको ध्यान लगे आपको उसको एग्जिबिट की तरीके से जिस भी डॉक्यूमेंट को आप एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट मान रहे हैं, प्राइमरी एविडेंस मान रहे हैं, उसको आपको क्या करना होता है, आपको एग्जिबिट करना होता है। ध्यान रखिए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में भी दो चीजें होती हैं, अगर कुछ ओरिजिनल है तो उसको हम एग्जिबिट करते हैं, या फिर अगर कुछ फोटोकॉपी है, कॉपी है, तो हम उसको मार्क करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी एविडेंस और ये हो गया आपका सेकेंडरी एविडेंस। इनकी एविडेंशियरी वैल्यू में डिफरेंस हो जाता है अगर वो प्राइमरी है या फिर वो सेकेंडरी है। तो इन चीजों को भी ध्यान रखना है जब आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को। तो स्टेटमेंट चाहे कितने भी सारे विटनेसेस हो, उनका ब्रीफ रेफरेंस होना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है उनकी ओरल टेस्टिमनीज के बेसिस पे हम अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, हमारी रीजनिंग आए। जब डिसीजंस की बात करें, डिसीजन ऑन इश्यूज फ्रेम्ड या फिर पॉइंट्स फॉर्मुलेटेड, तो आपके जो जज हैं एज अ जुडिशियल ऑफिसर, जब आप उस कैपेसिटी में बैठ के आंसर लिख रहे हो, आपको क्या देखना है कि क्या इश्यूज फ्रेम करे गए थे और क्या लॉ अप्लाई कर रहा है और उसके बेसिस पे क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं। आपको आर्ग्यूमेंट्स दोनों साइड के, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट के या फिर अक्यूज्ड और स्टेट के, आपको उन दोनों आर्ग्यूमेंट्स को भी इवैल्यूएट करना है एंड उनके बेसिस पे डिसाइड करना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। एविडेंस दोनों पॉइंट्स का, इश्यूज आपके सामने जो आए हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इन सबको रिकॉर्ड करना है एंड अपना लॉजिक देना है, अपनी रीजनिंग देनी है कि वो कौन सी पार्टी का वर्जन एक्सेप्ट कर रहे हैं और कौन सी पार्टी का वर्जन रिजेक्ट कर रहे हैं एंड कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। फाइंडिंग्स ऑन ईच पॉइंट शुड बी रिकॉर्डेड इन सच अ मैनर कि वो कोहेसिव रहे एंड एक दूसरे से लिंक रहे। ऐसे अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर लिंकेजेस जरूरी हैं। आपका जो भी जजमेंट है वो एक रीजन्ड होना चाहिए, स्पीकिंग वन होना चाहिए, मतलब अननेसेसरीली लेंदी नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि आप कहानियां लिख रहे हैं, बट लॉजिकल होना चाहिए, लीगल रीजनिंग होनी चाहिए उसमें, ठीक है। डिक्रीटल या फिर ऑपरेटिव पार्ट, जजमेंट का जो फाइनल पार्ट होता है, जो फाइनल रिकॉर्ड होता है, जहां पे रिजल्ट होता है, जहां पे डिटर्मिनेशन हो रही है कि क्या रिलीफ दिया गया है या क्या रिलीफ ग्रांट किया गया है या फिर क्या रिलीफ रिफ्यूज किया गया, कन्विक्शन हो रही है या क्विटल हो रही है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्वांटम ऑफ सेंटेंस क्या होगा या फिर इम्प्रिजनमेंट कितनी होगी, फाइन क्या होगी, ये भी बहुत ही क्लियर होना चाहिए सो दैट आपकी जजमेंट एक क्लियर एंड अनएम्बिगुअस हो। इवन इन सिविल केसेस जरूरी है कि जजमेंट में क्लियरेस्ट टर्म्स में आप लिखो, जिससे कि एम्बिग्विटी ना हो। आपको इंडिकेट करना है कि कोर्ट क्या चाहती है पार्टी से, क्या डिसीजन है एंड उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है एंड क्या डेडलाइन होनी चाहिए। आपको मनी डिक्री में प्रॉपरली बताना है कि अगर आपने क्या मनी ग्रांट किया है, क्या रिलीफ ग्रांट किया है, क्या कॉस्ट ग्रांट की है एंड कौन सी पार्टी को वो चीज देनी है, विद इन हाउ मनी डेज। अगर सिविल केसेस की बात करें, ऑर्डर 48 रूल 3 CPC बताता है कि फॉर्म्स गिवन इन द अपेंडिसेस व्हिच मे बी यूज्ड एज अ गाइडलाइन फॉर सच वेरिएशन एंड सर्कमस्टेंसेस, जब जो भी रिक्वायर करता है एज फॉर द पर्पस देयरइन मेंशन, ठीक है। सिग्नेचर, एंड ऑफ द जजमेंट में प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपना साइन करना है क्लियरली और टाइप्ड में अपना रिटन नेम होना चाहिए ब्रैकेटेड पोर्शन में, जहां पे उनकी डिजिग्नेशन और डेट ऑफ साइनिंग भी होनी चाहिए। तो ये था आपके इसेंशियल्स जो एक जजमेंट के होने चाहिए। सो इन इसेंशियल्स को आपको ध्यान में रखना है जब आप अपने जजमेंट राइटिंग का पेपर अटेम्प्ट करें। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि क्या पर्पस है एक जजमेंट राइटिंग का। तो मेन पर्पस जजमेंट राइटिंग का है कि पार्टी को पता चले कि क्या रीजनिंग के बेसिस पे जो उसका डिस्प्यूट था वो उसके फेवर में या उसके अगेंस्ट में ग्रांट हुआ है, क्या उसको रिलीफ मिला है या फिर उसका रिलीफ रिफ्यूज हुआ है। Another significant and equally important purpose है राइटिंग जजमेंट्स का, दैट वो रीजंस प्रोवाइड करता है कोर्ट के कि उन्होंने किस तरीके से एक मैटर को इवैल्यूएट किया है, डिसाइड किया है। और ये एक और तरीका है जहां पे आपका जो अगर चैलेंज किया जा रहा है इस ऑर्डर को, तो जो एपेलेट कोर्ट है या फिर सुपीरियर कोर्ट है वो एक्चुअली में देखेगा कि नीचे वाले कोर्ट ने किस तरीके से इसको इवैल्यूएट किया था। एक जजमेंट की इफेक्टिवनेस कैसे मेजर की जाएगी, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है।
तो वो मेजर करी जाती है जिस तरीके से जज साहब अपनी बात को कन्वे करते हैं। जैसे मैं मेंस आंसर राइटिंग में आप लोगों को बताती थी दैट हर एक पर्सन का बोलने का तरीका अलग है, कम्युनिकेट करने का तरीका अलग है। सिमिलरली आप देखेंगे कई जजेस बहुत ही ब्यूटीफुल जजमेंट्स लिखते हैं, पढ़ के मजा आ जाता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है, इट्स लाइक अ स्टोरी, सो इट्स सो कनेक्टेड। बट कई जजेस की जो जजमेंट्स होती हैं वो थोड़ी अब्रप्ट होती हैं। सो जजमेंट एक सेल्फ कंटेन्ड डॉक्यूमेंट है जहां पे पता चलना चाहिए कि स्टोरी आपकी कहां से शुरू हुई थी, क्या क्या एविडेंसेस आए एंड इवेंचुअली कंट्रोवर्सी को आपने कैसे डिसाइड किया। सो कितनी इफेक्टिव है वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से उसको कम्युनिकेट किया गया है टू द रीडर्स। तो स्ट्रक्चर ऑफ द जजमेंट ऐसा होना चाहिए कि रीडर जब उसको पढ़ रहा है उसको डिफिकल्टी ना हो अंडरस्टैंडिंग करने में, और उसको सारी की बारी क्वेश्चंस से लेके आपके रीजन तक क्लियरली समझ आनी चाहिए। सिंपल, ब्रीफ और क्लियर होना बहुत जरूरी है, प्रिसाइज होना चाहिए एंड विजिबल होना जरूरी है। अब कुछ डूज एंड डोंट्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, जिससे कि आपको हेल्प होगी जब आप अपने पेपर में आंसर लिख रहे हो। अवॉइड कोटिंग फ्रॉम प्लीडिंग्स एंड एविडेंस। एक जज को अवॉइड कोट करना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा मटेरियल कोट कर रहा है प्लीडिंग से पार्टीज की। अगर उसको डिस्कस भी करना है एविडेंस विद रेफरेंस टू प्लीडिंग्स, उसको अपनी खुद की लैंग्वेज में लिखना चाहिए rather than कॉपी पेस्ट करना फ्रॉम द प्लीडिंग्स और एविडेंस। रेफरेंस टू द प्रेसिडेंट्स, जब बात कर रहे हैं हम किसी केस लॉ के ऊपर रिलाय कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि नियरेस्ट पॉइंट तक आ जाना चाहिए जब हम किसी क्वेश्चन के ऊपर किसी प्रेसिडेंट को अप्लाई करते हैं। और क्या ध्यान है कि आपको, अगर आप किसी क्वेश्चन को कोट कर रहे हो, आप किसी प्रेसिडेंट को कोट कर रहे हो, तो आपको देखना चाहिए कि आप बेयर मिनिमम उसको कोट करो। बेसिकली आप उसका सिर्फ रेशियो डेसिडेंट की कोट करो rather than फैक्ट्स कोट करना। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जनरली रेफर करना है रेशियो ऑफ द डेसिडेंटी rather than पुटिंग द फैक्ट्स, एंड उसको भी कोशिश करना है अपने ही लैंग्वेज में लिखे सो दैट जो अननेसेसरी पार्ट है उसको ओमिट कर दिया जाए। अगर उसको कोट भी करना है तो उसको उतना ही कोट करना चाहिए जितना इसेंशियल है और जितना रेलेवेंट है, एंड रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए कि वो लेटेस्ट केस लॉस को करे rather than पुराने केस लॉस को करे। ठीक है, नंबर ऑफ प्रेसिडेंट्स एक के बाद एक करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जजमेंट को बड़ा करते जाओगे rather than आपको क्या करना है, आपको कम से कम करके आपको मेन पॉइंट पे फोकस करना है। तो सब्सटैंटिव पार्ट ऑफ जजमेंट पे जाना है और आपको रेशियो डेसिडेंटी को गैदर करना है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर को अपनी जो नॉलेज है उसको अपडेट करते रहना चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो केसेस हैं, जो हमारे लॉज हैं, वो अपडेट होते रहते हैं। जैसे हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम्स डेवलप हो रही हैं, प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, डायनेमिक हमारी सोसाइटी है। सिमिलरली जजमेंट्स भी हमारी बदल रही हैं, जजमेंट्स में भी डायनेमिज्म का रोल आ रहा है। सो द प्रिसाइडिंग ऑफिसर should be very well aware about the current and the most updated law, and उसी के हिसाब से उनको अपना काम करना है, अपनी जजमेंट्स में आंसर देना है। लैंग्वेज जजमेंट की ऐसी होनी चाहिए जो प्लेन हो, जो सिंपल हो, ना कि आप ऐसी टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल करें जो अनफेमिलियर हो एंड लोगों को समझ ना आए। सो नेवर यूज कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, रादर यूज सिंपल वर्ब्स जिससे कि जो रीडर है उसको अच्छे से समझ आए। आपकी लैंग्वेज इतनी इजी एंड सिंपल होनी चाहिए कि आप इमीडिएटली कम्युनिकेट कर पाओ अपने रीडर को कि आप कहना क्या चाहते हो, एंड इट शुड बी वेरी रीडर फ्रेंडली। ओके, केयर ध्यान रखना है कि स्पेलिंग्स होनी चाहिए ठीक से, प्रॉपर नाउन्स यूज होने चाहिए, नेम ऑफ पर्सन्स को किस तरीके से इस्तेमाल करना है, प्लेसेस इन सेम मैनर। तो आपको बेसिकली जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं वो आपके जजमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। जजमेंट सोबर होनी चाहिए, टेम्परेट होनी चाहिए एंड फिक्टिशियस नहीं होनी चाहिए। जजमेंट में आपको जजेस क्रैक नहीं करने हैं, सटायर नहीं करना है, इट शुड बी डिग्निफाइड एंड आपको रिस्ट्रेन करना है अपना पर्सनल ओपिनियन देने के लिए। एक्टिव वॉइस इज जनरली मोर डायरेक्ट एंड इमीडिएट इन कम्युनिकेशन जब बात करते हैं rather than the passive। एंड आपको क्या प्रेफर करना है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है वो ऐसी होनी चाहिए कि वो डेरोगेटरी ना हो। तो गुड स्टाइल ऑफ पर्सनल टेस्ट जरूरी है, ग्रामर, स्ट्रक्चर एंड आपको बेसिकली कॉमन सेंस का अप्लाई करना है व्हेन यू आर राइटिंग योर जजमेंट्स। नाउ
कम्स योर पॉइंट कि क्रिटिसिज्म ऑफ पार्टीज एंड विटनेसेस। तो जजमेंट में आपको कामली एंड कूलली लिखना है। एक जज को अपनी पर्सनल फीलिंग्स को ओवरकम करके अपनी जजमेंट लिखना है, उनको हावी नहीं होने देना है। आपको किसी के बारे में भी पर्सनल कमेंट नहीं मारना है, क्रिटिसाइज नहीं करना है। जब आप जजमेंट लिख रहे हो, पार्टीज को क्रिटिसाइज नहीं करना है, विटनेसेस को क्रिटिसाइज नहीं करना है, ये सब कुछ को अवॉइड करना है। सो पर्सनल कमेंट्स शुड बी अवॉइडेड। यू शुड फोकस ओनली ऑन what is the dispute in front of you, what is the law, and how are you evaluating it based on the evidences which have been placed before you. If however doing so becomes necessary, तो आपको एक justifiable language में आपको उसको थोड़ा सा subtle way में आपको उसको पेश करना है, rather than आपको criticize नहीं करना है। dignified way होना चाहिए आपका, and language को आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के इस्तेमाल करना है। आपको किसी के ऊपर ऐसे रिमार्क्स पास नहीं करने कि that turns out to be another litigation. So you have to take care that you do not pass any adverse remarks on anybody, rather than आपको ऐसा नहीं करना है that this order be challenged just because of your language. So while you are writing your answers, आप लोग को ये सब कुछ ध्यान रखना है, अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करना है एंड सोबर रखना है। आपको हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज कर सकते हो। जब आप हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स यूज करते हो तो आपकी जजमेंट और निखर के आती है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, बट वो हेल्पफुल हो जाती है, प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाता है, कोहेसिव मैनर में आ जाता है और कन्वीनियंट रहता है रीडर्स के लिए। सो ये जो मोनोटनी रीडिंग हो जाती है, मोनोटनस रीडिंग हो जाती है, जब हम कंटिन्यूस टेक्स्ट को पढ़ते रहते हैं, उसको ब्रेक करेगा एंड जो आपका रीडर है उसको आपके मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट्स भी समझ आ जाएंगे, बोरिंग पॉइंट्स भी समझ आ जाएंगे, इससे आपकी रेपिटेशन भी नहीं होगी, चांसेस ऑफ रेपिटेशन विल बी वेरी लेस। सो इस चीज को आप कर सकते हैं। आप ये मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर सकते हैं सो दैट आपका जो आंसर है वो और एनहांस हो जाए। आपको रीजनिंग देनी है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो डिफरेंट इश्यूज के ऊपर अपनी रीजनिंग देगा, एक्सप्लेन करेगा। उसको कैसे एक्सप्लेन करेगा? अपना लॉ पॉइंट के साथ एंड देन थोड़े बहुत प्रेसिडेंट्स के साथ। रीजंस आर वेरी नेसेसरी व्हेन यू आर राइटिंग अ जजमेंट, बिकॉज अगर कल को ये आपका ऑर्डर या जजमेंट को अपील किया जाता है, देन द सुपीरियर कोर्ट विल इवैल्यूएट कि लोअर कोर्ट ने या फिर ट्रायल कोर्ट ने किस तरीके से उन्होंने अपनी जजमेंट दी थी, किस तरीके से जुडिशियल एप्लीकेशन ऑफ माइंड हुआ है। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन फैक्ट द राइट टू नो द रीजंस ऑफ अ जजमेंट इज द इनहेरेंट राइट ऑफ अपील, जो एक लिटिगेंट को ग्रांट किया जाता है। जब तक आप रीजंस नहीं दोगे तब तक आपकी जजमेंट विल बी अ फ्यूटाइल जजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस भी ये कहते हैं कि अगर मेरे अगेंस्ट ऑर्डर आया है तो आई एम सपोज टू नो द रीजंस कि क्यों मेरे अगेंस्ट ये ऑर्डर आया है। सो जज को सिर्फ डिसाइड नहीं करना है केस ये बोल के कि डिसमिस या फिर अलाउड, कन्विक्टेड या फिर अक्विटेड, बट रीजनिंग देनी है कि क्यों उनका ये आंसर आया है। सो आपको क्या देखना है? आपको ये सब कुछ चीजें ध्यान रखनी है जब आप अपना जजमेंट राइटिंग का पेपर दे रहे हो। बीइंग अ जज आपको अलर्ट रहना है, इंश्योर करना है कि जो भी आपके कंटेंट्स हैं वो एक प्रोड्यूसिव वैल्यू होनी चाहिए। एपेलेट कोर्ट को भी अग्री करना चाहिए उस पॉइंट से। रिक्वायरमेंट ऑफ गिविंग रीजंस को आप सैक्रिफाइस नहीं कर सकते जस्ट फॉर द सेक की ब्रिविटी के लिए, या फिर वो चीज थोड़ा सा रेपिटेटिव है। बट एट द सेम टाइम जो आपकी जजमेंट्स है, दे शुड नॉट बी प्रोलिक्स, दे शुड नॉट बी वेरी लेंथी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत लेंथी जजमेंट्स ले रहे हो। जजमेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है हमारे कोर्ट्स का एंड सीकर्स ऑफ जस्टिस का, जो जस्टिस सीक कर रहे हैं उनका। सो आपके आंसर को, आपकी जजमेंट को एक रीजन जजमेंट होना बहुत जरूरी है। लिंकेज एंड कोहेशन का होना जरूरी है। आप जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आ रहे हो वो अब्रप्ट नहीं होना चाहिए, लिंक होना जरूरी है। अगर वो लिंक नहीं है एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से, देन आपकी जजमेंट में मजा नहीं आएगा। when you are discussing one topic and then you are coming to the second topic, there should be some link between these topics. It should not be abrupt, it should be continuous, it should be a flowing judgment. हर एक पैरा should naturally follow from the one जो उसके ऊपर है and similarly नीचे वाला। So जो भी आपकी relevant arguments आपके different
साइड के काउंसिल्स ने करे हैं, अगर आप उनको भी रेफर कर रहे हो तो आपको उनको भी इस तरीके से रखना है जिससे कि वो सिर्फ रेलेवेंट वाली आर्ग्यूमेंट्स आए, इररेलेवेंट वाली आर्ग्यूमेंट्स को आपको अवॉइड करना है, ब्रीफली अपने आंसर में अपने रीजंस को देना है। जब आप बहुत सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्स इश्यूज के साथ डील कर रहे हैं तो जजमेंट एक स्ट्रैटेजिक होल लगना चाहिए रादर देन कि आपकी जजमेंट में कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सा पॉइंट कहां से आ रहा है। सो बेसिकली फ्लो ऑफ जजमेंट शुड नेवर बी लॉस्ट, इट शुड बी मेड इन एन इंटरेस्टिंग मैनर, जिससे कि जब रीडर है, जब वो शुरुआत से लेके एंड तक पढ़ रहा है, उसका जो अटेंशन स्पैन है वो टूटे नहीं। तो जजमेंट राइटिंग को कम्युनिकेट करना है, आपकी सारी चीज को इंश्योर करना है कि आप अपने रिजल्ट को, अपने डिसीजन को एक कंसाइज मैनर में दे रहे हो और इश्यूज को आप प्रॉपरली इवैल्यूएट कर रहे हो। तो प्रॉपर बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यू हैव टू मेक श्योर दैट वॉट एवर यूर राइटिंग इट इज इन वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज नहीं है कि बेचारे लोगों को डिक्शनरीज खोलनी पड़ जाए। Another point which I've been saying time and again is कि delay in delivery of judgment is justice denied. So 20 order 20 rule 1 of the CPC also requires that every endeavor should be made कि court को judgment को 30 days के अंदर pronounce करना है from the date of hearing of the case is concluded. So क्या है, जिस दिन आपका फाइनल आर्ग्यूमेंट हुआ है उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आपको अपनी जजमेंट देनी है। You have to give your order, you have to give your judgment in a very speedy manner so that आपका जो भी जस्टिस है वो प्रॉपरली हो, टाइमली मैनर से हो। एक्सेप्शनल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस एक अलग चीज है, बट कोर्ट को डिले नहीं करना चाहिए द प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, और उसको क्या करना चाहिए, जल्द से जल्द अपनी जजमेंट को टाइमली मैनर में डिलीवर करना है। मीडिया ओरिएंटेशन को अवॉइड करें, वो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग एक ट्रेंड बन चुका है आज की डेट पे। आज की डेट में कोर्ट के अंदर एक केस चलता है और एक केस चलता है हमारा मीडिया में। मीडिया ट्रायल्स आर वेरी रॉन्ग एंड ओके, दैट इज अ फंडामेंटल राइट विच हैव बीन गिवन, बट एट द सेम टाइम जब मीडिया ट्रायल आपकी पर्सनल लाइफ को इफेक्ट करता है, आपकी कोर्ट हियरिंग्स को इफेक्ट करता है, दैट बिकम्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो कोर्ट को क्या ध्यान रखना है, मीडिया ओरिएंटेशन को ना ध्यान में रखें। जो आउटसाइड वर्ल्ड में हो रहा है, मीडिया पर्सन्स के पास हो रहा है, जो वो अपना खुद का मीडिया ट्रायल कर रहे हैं, उस पर फोकस ना करें। एट द सेम टाइम उनको जो लॉ उनके पास है एंड जो फैक्ट्स एंड एविडेंसेस उनके सामने आए हैं उनको अप्रिशिएट करके प्री जुडिशियल माइंड के साथ उनको अपने केस को डिसाइड करना चाहिए। जब वो हियरिंग में आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं उनको नोट मेकिंग करनी चाहिए। जरूरी करना है कि एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास एक हैबिट हो ऑफ टेकिंग नोट्स जब वो आर्ग्यूमेंट सुन रहे हैं, स्पेशली जो केसेस में कॉम्प्लेक्स इश्यूज इन्वॉल्व हैं। होता क्या है, इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जज साहब सुन रहे होते हैं, बट इवेंचुअली जब वो जजमेंट लिखने बैठते हैं वो भूल जाते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप नोट मेकिंग करें ऑफ द इम्पोर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स, क्योंकि वो इमेंसली हेल्प करेंगे आपको आपकी जजमेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है एंड आपको क्या देखना है कि कंसाइज होना चाहिए, ब्रिविटी नहीं होना चाहिए, एंड आपको प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम को भी ध्यान रखना है। यू हैव टू ट्रेमेंडसली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ द जजमेंट एंड आपको करेक्शंस, मॉडिफिकेशंस, एडिशंस जो भी आपके लास्ट ड्राफ्ट में है उसको करके ही आपको अपनी फाइनल जजमेंट देनी चाहिए। एक सेकेंड लुक जरूर दें, जब छोटा ऑर्डर है तो बात अलग है, बट जहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर एक जजमेंट दे रहे हैं, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट्स की बात हो रही है, एक सेकेंड लुक टू द फाइनल ड्राफ्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहाँ पे क्या हो सकता है, कोई भी अगर इम्प्रूवमेंट का चांस है, स्कोप है, तो उनको वो जरूर करना चाहिए। करेक्शंस, जहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज की, ग्रामेटिकल एरर्स की, उन सब की करेक्शंस को देखना जरूरी है। बहुत बार होता है कि एक जो जजमेंट होती है उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, वो मजा नहीं आता, वो अच्छा नहीं लगता। सो एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट जब आप लोग जजमेंट लिखें, ट्राई करें कि आपकी जजमेंट में ग्रामेटिकल एरर्स ना हो, लैंग्वेज सिंपल हो। जज के पास लिबर्टी है कि वो करेक्शन कर सकते हैं फैक्ट्स एंड फिगर्स और ग्रामेटिकल एरर्स का जब भी प्रूफ रीडिंग कर रहे हो। तो एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट आप भी अपनी जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये हैबिट इनकलकेट करें, सो दैट जब आप फाइनली जो वो फाइनल डे आएगा आपकी परफॉर्मेंस का, जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल में जजमेंट राइटिंग कर रहे होगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं आएंगी। आपको क्या ध्यान रखना है कि
कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। सब्सटैंशियल चेंज अगर कोई है तो आपको वो अपना आंसर फाइनली सबमिट करने से पहले ही देख लेना चाहिए। अब जब हमने डूज एंड डोंट्स कर लिए, मैं आप लोगों के सामने एक सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट रख रही हूँ जहां पे उन्होंने गाइडलाइंस लिखी हैं फॉर राइटिंग जजमेंट्स। और उन्होंने क्या बोला कि ये गाइडलाइंस सिर्फ इलस्ट्रेटिव नेचर की हैं, एग्जॉस्टिव नहीं है एंड इनको फर्दर इलैबोरेट किया जा सकता है। सो क्या बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि ध्यान में रखना है कि नथिंग शुड बी रिटन इन द जजमेंट ऑर्डर जो कि जर्मेन नहीं है और टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। बेसिकली अगर कुछ भी कोरिलेट नहीं करता है, आपको अब्रप्टली कुछ भी नहीं लिखना है। रेशियो डेसिडेंटी को क्लियरली बताना है, तो बेसिकली आपकी जजमेंट और ऑर्डर के अंदर रेशियो को क्लियर होना चाहिए। आफ्टर प्रिपेयरिंग द ड्राफ्ट आपको उसको बार बार देखना है एंड अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो आपको वो चेंजेस भी करने हैं। Ultimate finished judgment या order should have sustained chronology regard being had to the concept that it is readable. Continued interest, one does not feel like parting or leaving it in the midway. ऐसी जजमेंट होनी चाहिए कि जो आपका रीडर है वो बीच में उसको ना छोड़ दे। आपको इलैबोरेट करना है, फ्लो करना है एंड परफेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होने जरूरी हैं। अप्रोप्रिएट केयर रखनी है कि आप बहुत ज्यादा लीगल नॉलेज भी उसमें ठोक ना दे। प्रॉपर साइटेशन होना जरूरी है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस जजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा लीगल नॉलेज है। जितनी जरूरत है उतनी ही रखें, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखें, कंफ्यूजन ना करें एंड ध्यान रखें कि जो आप जजमेंट का डिसीजन दे रहे हैं वो एक क्या है, प्रॉपर जजमेंट है, एक साइकोलॉजी ऑफ द रीडर को कनेक्ट करे एंड आपका जो जिस बेसिस पे आप अपने लॉ के बेसिस पे डिसाइड कर रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए कि हाउ आर यू कमिंग टू दैट कंक्लूजन। लैंग्वेज को रेटोरिक नहीं होना चाहिए, इट शुड नॉट रिफ्लेक्ट अ कंट्रीव्ड एफर्ट ऑन द पार्ट ऑफ द ऑथर। आर्ग्यूमेंट्स को कंक्लूड करने के बाद एक एंडेवर होना चाहिए कि आप प्रोनाउंस करें जजमेंट्स को जल्द से जल्द। सो बेसिकली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप हमारी लिटिगेशन में देखेंगे कि बहुत मेजर इश्यू है। सो टुमारो व्हेन यू गाइज बिकम जुडिशियल ऑफिसर्स, टाइम का बहुत ध्यान रखें स्टूडेंट्स, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। हमारी जुडिशरी के ऊपर इतना ज्यादा पेंडेंसी है, इतना बैकलॉग है कि कितने कितने साल हो जाते हैं और जजमेंट्स नहीं आती हैं। तो आप जब जजेस बने ये सारी पॉइंट्स को आप लोग क्या करें, कर्टेल करें, इनको इम्प्रूव करें। It should be avoided to give instances which are likely to cause public agitation. So basically जो चीज कंट्रोवर्सी को रिलेट कर सकता है उनको आप अवॉइड करें। अब क्या रीजनिंग है, आपकी ऑब्जेक्ट क्या है रीजनिंग की? मेन फंक्शन एक रीजन जजमेंट का है कि आप पार्टी को इन्फॉर्म कर रहे हो कि आपने केस कैसे डिसाइड किया है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो फेयर एंड करेक्टनेस ऑफ द डिसीजन, नेचुरल जस्टिस एंड इक्विटी। आपको एक्सक्लूड करना है आर्बिट्रेरीनेस एंड बायसनेस और इंश्योर करना है कि जस्टिस सिर्फ हो ना बल्कि दिखे भी कि जस्टिस हुआ है। आपको फैसिलिटेट करना है हायर फोरम्स को कि कल को जाके जब वो अपील में मैटर जाता है उनको दोबारा से उन इश्यूज के ऊपर ना जाना पड़े। तो क्या जरूरी है, इट इज वर्थवाइल टू कीप द फॉलोइंग बेसिक रूल्स इन माइंड जब आप एक जजमेंट को लिख रहे हो। आपकी जजमेंट को इंटेलिजिबल एंड लॉजिकल होना चाहिए, क्लैरिटी एंड प्रिसिशन होनी चाहिए आपके जजमेंट में, स्ट्रेंज एंड डिफिकल्ट वर्ड्स का इस्तेमाल ना करें, पर्सनल नॉलेज को इस्तेमाल ना करें, जो लीगल नॉलेज है उसकी यूज करें, फाइंडिंग्स एंड डायरेक्शंस को प्रिसाइज एंड स्पेसिफिक होना चाहिए एंड व्हाइल एक्सरसाइजिंग एपेलेट या फिर रिविजनल जुरिस्डिक्शन अननेसेसरी क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स इज वेरी रॉन्ग। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेशन ऑन जजमेंट राइटिंग जहां पे हमने बेसिक्स ऑफ जजमेंट राइटिंग किया। हमने समझा कि जजमेंट राइटिंग क्यों जरूरी है, रीजन्ड ऑर्डर होना क्यों जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइंस है ऑन जजमेंट राइटिंग एंड हम लोगों ने क्या डिस्कस करा, आपके डूज एंड डोंट्स एंड आपके इसेंशियल्स क्या होने चाहिए व्हेन वी टॉक अबाउट जजमेंट राइटिंग। सो दीज आर certain points which you should keep in mind while you are writing your judgment writing का पेपर। मेंस के टाइम पे आपको अपना पेशेंस एंड अपना जो स्पिरिट है उसको बहुत हाई रखना है। यू हैव टू बी काम एंड कंपोज्ड व्हेन यू आर राइटिंग योर मेंस का आंसर। कई बार क्वेश्चन समझ नहीं आता है, कई बार फैक्ट्स में हमें बहुत कंफ्यूजन आती है। सो व्हाट यू हैव टू डू इज रीड एंड रीड। When you read it again and again, आपको क्वेश्चन समझ आ जाएगा। कंफ्यूज नहीं होना है, पैनिक नहीं होना है एंड डे 1 से अपनी प्रेपरेशन शुरू करनी है। ठीक है,
थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे एंड आई होप आप सबको मजा आया। थैंक यू।